मार्चर ने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न दिया तो गेट का साइड हिस्सा खुला और एक मशीन गन से मुसल्ला आदमी बाहर आ गया। चीफ गास्पर से कहो कि ब्लैक एजेंसी से डेविड आया है। डेविड ने सर खिड़की से बाहर निकालकर उस आदमी से मुखातिब होकर कहा, यस सर, मैं गेट खोलता हूँ, आप कार अंदर ले आए। चीफ ने पहले ही आपके बारे में इत्तला दे दी थी। मुसल्ला शख्स ने मद्यपाना अंदाज में सर झुकाते हुए कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। कुछ देर बाद जहाजी साइज का गेट मैकान के अंदाज में खुलता चला गया तो मार्चर ने कार अंदर की तरफ बढ़ा दी। ये वाकई किलानुमा इमारत थी। इसके चारों कोनों में बुलंद टावर मौजूद थे जिन पर सुर्ख रंग की लाइट्स मौजूद थी। एक तरफ वसी पार्किंग थी जिसमें पहले से 4 कारें मौजूद थी। तुम मेरी वापसी तक यहीं रुकोगे मार्चर? डेविड ने कार से नीचे उतरते हुए कहा। यस चीफ, मार्चर ने कहा। उसी लम्हे वही सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग में आ गया। आइए जनाब, गार्ड ने कहा और फिर वो उसे इमारत के अंदर एक तहखाने के दरवाजे तक ले गया। अंदर चीफ मौजूद है, गार्ड ने कहा और पीछे हटकर खड़ा हो गया। डेविड ने दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया। डेविड अंदर दाखिल हुआ तो एक वसी ऑफिस था जिसे इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था। महागनी की बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे एक लंबे कद और दुबले जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। उसने सूट पहन रखा था। उसका चेहरा उसके जिस्म से कहीं ज्यादा चौड़ा था। सर पर घने बाल थे। वो गास्पर था, डबल एस का चीफ। जनाब डेविड तशरीफ लाइए, खुश आमदीद। गास्पर ने कुर्सी से उठकर डेविड का इस्तकबाल करते हुए कहा, शुक्रिया गास्पर, मुझे बताया गया है कि डबल एस ने अपने चेकिंग सिस्टम को जदीद तरीन बना दिया है। डेविड ने गास्पर के बड़े हुए हाथ को थाम कर मुसाफा करते हुए कहा, हाँ, तुमने दुरुस्त सुना है। अब तो पुलिस और दीगर तमाम सरकारी इदारे भी ट्रेसिंग के लिए हमसे ही रुजू करते हैं। गास्पर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, तो अब तुम हुकूमत के फेवरेट चाइल्ड बन गए हो। डेविड ने हंसते हुए कहा तो गास्पर बेख्तियार कहकहा लगाकर हंस पड़ा। अभी डेविड कुर्सी पर बैठा ही था और ऑफिस का अंदरूनी दरवाजा खुला और एक नौजवान और स्मार्ट लड़की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई और ट्रे में मौजूद 2 जामों में से एक उसने डेविड के सामने रख दिया और दूसरा गास्पर के सामने और फिर मुड़कर वापस चली गई। लो, तुम्हारे मतलब की है, गास्पर ने कहा तो डेविड ने जाम उठाकर एक घूंट लिया तो उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ मसरत के तासुरात भी उभर आए थे। ये तो खासी पुरानी लगती है, डेविड ने कहा। हाँ, 18 साल पुरानी है, गास्पर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गुड, वेरी गुड, डेविड ने लगातार 2-3 घूंट लेते हुए कहा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इसे पसंद किया। अब असल मसला क्या है वो बता दो, गास्पर ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। मसला बेहद अहम है। समझो पूरा ग्रेटलैंड दांव पर लग चुका है और ग्रेटलैंड के तहफ्फुज़ के लिए एक अहम काम तुमने करना है, डेविड ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर बताओ, गास्पर ने उलझे हुए लहजे में कहा। एशिया का एक मुल्क है पाकिस्तान, वो ग्रेटलैंड के लिए खतरा बन रहा है, डेविड ने कहा। एशियाई मुल्क पाकिस्तान ग्रेटलैंड के लिए खतरा किस तरह बन सकता है, गास्पर ने कहा। पाकिस्तान ने शुक्रान के साथ मिलकर एक मुश्तरका लेबोरेटरी बनाई जहां एक खुसूसी मिसाइल पर काम हो रहा है। ग्रेटलैंड समेत तमाम बड़े बड़े मुल्क ऐसा मिसाइल पाकिस्तान या शुक्रान के पास देखना नहीं चाहते। चुनांचे इस लेबोरेटरी को तबाह करने का मिशन हार्ट एजेंसी के जिम्मे लगा दिया गया। हार्ट एजेंसी का सुपर एजेंट बाटले अपनी बीवी पामेला और 2 साथियों के साथ पाकिस्तान गया और वो उस पहाड़ी इलाके तक पहुंच गए जहां लेबोरेटरी मौजूद थी। फिर हार्ट एजेंसी को इत्तला मिली कि बाटले, उसकी बीवी और दोनों साथियों की लाशें सामने आई है। डेविड ने तफसील बताते हुए कहा, मैं जानता हूँ बाटले और उसके साथियों को, मुझे ये सुनकर बेहद अफसोस हुआ है, गास्पर ने कहा। अब आगे की सूरत हाल सुन लो। हमें मालूम है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का उसूल है कि अगर किसी मुल्क की एजेंसी पाकिस्तान के खिलाफ काम करे तो वो उसके हेडक्वार्टर को जरूर तबाह कर देते हैं ताकि आइंदा उनके खिलाफ काम करने से पहले एजेंसियां और हुकूमतें 100 बार सोचे। इसलिए ये बात तय है कि हार्ट एजेंसी के खिलाफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हरकत में जरूर आएगी। हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर सहराए गाबी में है, लेकिन असल मसला ये है कि ग्रेटलैंड का डिफेंस वॉर सिस्टम भी सहराए गाबी में है, जो ग्रेटलैंड के दिफा का अहम हिस्सा है। और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को जब वहां उसकी मौजूदगी का इल्म होगा तो वो लाजमन उस सिस्टम को भी तबाह कर देगी। इस तरह न सिर्फ बेपनाह नुकसान होगा बल्कि ग्रेटलैंड का दिफा भी कमजोर हो जाएगा और उसके दुश्मन उस पर यलगार भी कर सकते हैं। चुनांचे ये तय हुआ है कि अब मिशन हार्ट एजेंसी की बजाय ब्लैक एजेंसी को सौंप दिया जाए और चीफ ने ये मिशन मुझे दे दिया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ग्रेटलैंड आएगी तो हमने उनका खात्मा करना है ताकि हमारे मुल्क पर मंडलाता हुआ खतरा खत्म किया जा सके, डेविड ने कहा। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो, गास्पर ने कहा। जो काम तुम करते हो मतलब है पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस जब ग्रेटलैंड आए
तो तुम उन्हें ट्रेस करके हमें इत्तला दे दो और बस उसके बाद हमारा काम है। डेविड ने कहा, मैं मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हूँ। उनके बारे में तफसीलात बताओ। गैस्पर ने आमादगी जाहिर करते हुए कहा। उनका असल चेहरा किसी ने नहीं देखा क्योंकि वो मेकअप के मास्टर हैं। वैसे आमतौर पर उनका ग्रुप 4 मर्दों और एक औरत पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इस मिशन पर वो कितने अफराद भेजते हैं इस बारे में अभी मालूम नहीं हो सका। डेविड ने कहा, तो फिर उन्हें कैसे ट्रेस किया जाए और कोई तफसील? गैस्पर ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुमने यहाँ मेकअप के बावजूद असल चेहरा दिखाने वाले कैमरे लगा रखे हैं। डेविड ने कहा, हाँ, ये जदीद तरीन कैमरे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमें उनके असल चेहरे का इल्म हो। गैस्पर ने जवाब दिया, हुलिया तो बताए नहीं जा सकते, अलबत्ता ये बात तय है कि वो एक्रीमी या यूरोपीय मेकअप में होंगे, जबकि उनके असल चेहरे एशियाई होंगे। इस तरह भी तो उन्हें ट्रेस किया जा सकता है। डेविड ने कहा, ओके, ये अच्छा पॉइंट है और मजीद कुछ सोचो। मुझे मालूम है इन मामलात में तुम बेहद ज़हीन हो। गैस्पर ने कहा तो डेविड बेख्तियार हंस पड़ा। हाँ, एक और पॉइंट जहन में आया है। ये इंसानी फितरत है कि जब वो अपने आप को अकेला देखता है तो अपनी असलियत पर आ जाता है। ये सब एशियाई हैं, उनकी जुबान भी एशियाई होगी, अलबत्ता उन्हें ग्रेटलैंड की जुबान भी बखूबी आती है। लेकिन जब ये अकेले किसी कमरे, ग्राउंड या कार में सवार होंगे तो वो किसी न किसी वक्त एशियाई जुबान के अल्फाज आपस में जरूर बोलेंगे। डेविड ने कहा, ओ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। ओके, मैं अभी हिदायत दे देता हूँ। जैसे ही वो ग्रेटलैंड में दाखिल हुए हमसे न छुप सकेंगे। गैस्पर ने कहा, बिल बनाकर भिजवा देना, पेमेंट हो जाएगी। डेविड ने उठते हुए कहा, ओके। गैस्पर ने भी उठकर सर हिलाते हुए कहा और फिर गैस्पर से मुसाफा करके डेविड ऑफिस से बाहर आया और पोर्च की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसकी कार और मार्जर मौजूद था। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि उसे यकीन था कि डबल एस चंद घंटों में ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करने में कामयाब हो जाएगा और फिर उन्हें आसानी से मौत के घाट उतारा जा सकता है। इमरान की कार खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान खुद था, जबकि जूलिया और सालेहा दोनों उग्बी सीट पर मौजूद थी। इमरान साहब, आप बहुत गहराई में सोचते हैं। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी शागिर्दा बना ले। कार के अंदर छाई हुई खामोशी को तोड़ते हुए सालेहा की आवाज सुनाई दी। पहले ही एक शागिर्द को भुगत रहा हूँ, इतना दमखम नहीं मुझ में कि दो शागिर्द पाल लूं। फिर टाइगर सीक्रेट सर्विस का मेंबर नहीं है, लेकिन तुम तो इस आला दर्जे पर फायज हो। इमरान ने कहा, सालेहा, फिजूल बातें मत किया करो। तुम्हारा टाइगर से क्या मुकाबला? तुम तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के रुकन हो, जबकि इमरान को भी सीक्रेट सर्विस का रुकन होने का एजाज हासिल नहीं है। जूलिया ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है जूलिया कि मैं मेंबर हूँ या नहीं हूँ? मैं तो इमरान साहब जैसी बनना चाहती हूँ। शागिर्दा होने के नाते मैं हर मिशन में उनके साथ रहूंगी। सालेहा अपनी बात पर डटी हुई थी, जबकि इमरान मुस्कुरा रहा था। सालेहा, खामोश रहो वरना, जूलिया ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। तो सालेहा ने इस तरह होंठ बीच लिए जैसे उसने कसम खा ली हो कि अब कोई बात नहीं करेगी। अरे अरे, मेरी छोटी बहन को मेरे सामने डांट रही हो। तुम्हें नहीं मालूम कि बहन किस कदर प्यारी होती है, इमरान ने कहा। तो जूलिया का सुकड़ा हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा और सालेहा उसकी हालत देखकर बेख्तियार हंस पड़ी। क्यों हंस रही हो? जूलिया ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। तो सालेहा एक बार फिर हंस पड़ी और जूलिया ने बेख्तियार मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। इमरान ने कुछ देर बाद न सिर्फ कार को मोड़ दिया, बल्कि उसकी रफ्तार भी आहिस्ता कर दी। सामने होटल ब्रिज की 8 मंजिला इमारत मौजूद थी। इमरान ने कार पार्किंग में ले जाकर रोक दी और नीचे उतर आया। उसके साथ ही जूलिया और सालेहा भी कार से नीचे आ गई। इमरान ने कार लॉक की और पार्किंग बॉय ने आगे बढ़कर कार सेवर आले की मदद से इमरान की कार का इंजन जाम कर दिया। तो इमरान मेन गेट की तरफ बढ़ गया। उसके साथ जूलिया और सालेहा भी थी। मेन गेट से वो हॉल में दाखिल हुए तो उन्हें वहाँ का माहौल दूसरों की निस्बत ज्यादा शरीफाना लगा। हॉल में थोड़े से लोग बैठे हुए थे और हल्की आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अपने लिबास और अंदाज से वो तबका उम्रा के लोग नजर आ रहे थे। इमरान हॉल क्रॉस करके दूसरी तरफ मौजूद बड़े से काउंटर की तरफ बढ़ गया, जिसके पीछे 2 लड़कियां मौजूद थी। एक काउंटर पर फोन रखे मुसलसल फोन किए जा रही थी, जबकि दूसरी लड़की काउंटर पर आने वालों से बातें कर रही थी। इमरान, जूलिया और सालेहा काउंटर के पास रुक गए। इमरान के आगे एक नौजवान खड़ा था जो उस लड़की से मुसलसल बातों में मसरूफ था। ये तो सारी जिंदगी का मामला है नौजवान, इमरान ने अचानक कहा। तो नौजवान तेजी से उसकी तरफ मुड़ा। आप क्या कह रहे हैं? उस नौजवान ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ख्वातीन से इस तरह मुसलसल बातें करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है और अभी तो सिर्फ तुम बोल रहे हो, फिर दूसरी जानिब से बोला जाएगा और फिर तुम्हें मालूम होगा कि बातें करना किसे कहते हैं।
इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो नौजवान की आंखों में ताज्जुब की झलकियां दिखाई देने लगी। ओके, मैं जा रहा हूँ। लड़के ने मुड़कर काउंटर पर खड़ी लड़की से कहा और मुड़कर तेजी से वापस चला गया। यस सर, आप फरमाइए। लड़की ने इमरान की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, मुझे इतनी स्पीड से बोलना तो नहीं आता जितना तुम मुझसे पहले सुन रही थी। अलबत्ता इतना तुम्हें बताना जरूरी है कि तुम अपने जनरल मैनेजर को फोन करो और उससे कहो कि अली इमरान MSc DSc ऑक्शन हस्कुत ब्रिज होटल में बनफ्स नफीस मौजूद है। अगर तो वो हमारा इस्तेकबाल करने पर फौरन आमादा हो जाए तो ठीक, वरना फिर ना ही होटल रहेगा और न उसका वजूद। इमरान ने कहा तो लड़की बेख्तियार चौंक पड़ी। उसने इमरान के पीछे मौजूद जूलिया और सालिया को देखा तो उन दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट मौजूद थी, जिसे देखकर काउंटर गर्ल के चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए, वरना पहले जिस तरह इमरान ने धमकी दी थी उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए थे। शायद सालिया और जूलिया की मुस्कुराहट ने उसे हौसला दिया था कि इमरान जो कुछ कह रहा है वो महज मजाक है। यस सर, काउंटर गर्ल ने कहा और फिर काउंटर के नीचे से एक और फोन सेट उठाकर उसने काउंटर पर रखा और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। काउंटर से कैथरीन बोल रही हूँ चीफ, यहाँ एक साहब मौजूद है, वो आपसे मुलाकात चाहते हैं। उन्होंने अपना नाम इमरान मां डिग्रियों के बताया है और उन्होंने धमकी दी है कि अगर मुलाकात से इनकार किया गया तो फिर इस पूरे होटल को तबाह कर दिया जाएगा। कैथरीन ने सहमे हुए लहजे में कहा, तुम उन्हें रिसीवर दो, मैं खुद बात करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो कैथरीन ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारी काउंटर गर्ल को शायद डिग्रियों से वाकफियत नहीं है, अगर होती तो यकीनन वो काउंटर पर खड़ी नजर आने की बजाय किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देती नजर आती। मैं अली इमरान MSc DSc ऑक्शन हूँ। इमरान की जुबान रवा हो गई, जबकि सामने खड़ी काउंटर गर्ल ने इस तरह नीचे देखना शुरू कर दिया जैसे उसे दुख हुआ हो कि उसे तो वाकई यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होना चाहिए था। ओ इमरान साहब, आपको कौन रोक सकता है? आप टाइगर के उस्ताद है और टाइगर मेरा बहुत गहरा दोस्त है। आप रिसीवर कैथरीन को दे दे। दूसरी तरफ से एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। अब ये वक्त आ गया है कि उस्ताद को शागिर्द के हवाले से पहचाना जाता है। इमरान ने रिसीवर कैथरीन को देते हुए ऊंची आवाज में कहा और पीछे खड़ी जूलिया और सालेहा दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। इधर कैथरीन ने यस सर कहकर रिसीवर क्रेडल पर रखा और एक साइड पर मौजूद एक नौजवान को अपनी तरफ आने का इशारा किया। यस मैडम, उस नौजवान ने काउंटर के करीब आकर रुकते हुए कहा। उसने बाकायदा यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, सीने पर सुपरवाइजर का बैज मौजूद था। इन्हें चीफ के स्पेशल ऑफिस में छोड़ आओ, कैथरीन ने कहा। यस मैडम, आइए सर, नौजवान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ चलो, इमरान ने कहा और थोड़ी देर बाद इमरान जूलिया और सालिया के साथ एक वसी और शानदार ऑफिस में दाखिल हो रहा था। सामने मेज के पीछे कुर्सी पर बैठे दरमियानी उम्र के आदमी ने उठकर उनका इस्तकबाल किया। मेरा नाम फखरुद्दीन है, उसने इमरान की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, जबकि जूलिया और सालिहा इस दौरान कुर्सियों पर बैठ भी चुकी थी। इमरान ने अपने साथ साथ जूलिया और सालिहा का भी नामों की हद तक तारुफ करा दिया। इससे पहले जब इमरान हशमत के साथ फखरुद्दीन से मिला था तो उसने अपना तारुफ नहीं कराया था और ये मुलाकात भी चंद लम्हों की थी, इसलिए फखरुद्दीन इमरान को पहचान नहीं सका था। इमरान ने भी उस वाकये को दोहराना मुनासिब नहीं समझा था। आप क्या पीना पसंद करेंगे? फखरुद्दीन ने रस्मियात के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। एप्पल जूस, इमरान ने जवाब दिया तो फखरुद्दीन ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और किसी को 4 टीन एप्पल जूस भिजवाने के लिए कहा और रिसीवर रख दिया। टाइगर से मैंने कई बार कहा कि मुझे आपसे मिलवाते, लेकिन वो तो खुद हवा के घोड़े पर सवार रहता है। बहरहाल मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है, फखरुद्दीन ने कहा। टाइगर की रफ्तार ऐसी ही होती है जैसे वो हवा के घोड़े पर सवार हो। उसने मुझे बताया है कि तुम्हारा ताल्लुक ग्रेट लैंड से है। तुम वहाँ 10 साल होटल लाइफ गुजारने के बाद यहाँ आए हो और अब यहाँ होटल ब्रिज के मालिक और जनरल मैनेजर हो, इमरान ने कहा तो फखरुद्दीन ने मुंह से कोई जवाब देने की बजाय असबाब में सर हिला दिया। और तुम्हारा ताल्लुक ग्रेट लैंड की सरकारी एजेंसी हार्ट एजेंसी से है, क्या वाकई ऐसा है? इमरान ने कहा। मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा क्योंकि टाइगर ने मुझे आपके बारे में जो कुछ बताया है वो बहुत खौफजदा कर देने वाला है, फखरुद्दीन ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ये तुम्हारे और तुम्हारे होटल के लिए बेहतर रहेगा, इमरान ने कहा। मेरा वाकई हार्ट एजेंसी से ताल्लुक रहा है, बल्कि अब भी है, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि हार्ट एजेंसी के चीफ जेम्स मुझे फोन पर कह देते हैं कि उनके एजेंट्स के लिए कोई अच्छी सी रिहाइशगाह का इंतजाम करूं जिसमें कार भी मौजूद हो और वहां काम के लिए एक आदमी का भी बंदोबस्त कर दो। मैं ऐसा कर देता हूं, जिसके जवाब में मुझे भारी मुआवजे भी मिल जाते हैं, फखरुद्दीन ने जवाब देते हुए कहा। एजेंसी के एजेंट्स पाकिस्तान आकर काम करते हैं, लामहला वो यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ काम करते होंगे।
ऐसी सूरत में मुल्क के दुश्मनों की मदद करने वाले की हैसियत भी वही होती है और वो सजा का मुस्तहिक होता है। इमरान का लहजा खुश्क हो गया था। सॉरी सर, मेरा उनके काम से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस तरह होटल में कोई कातिल आकर ठहरे या कोई मासूम आदमी, होटल का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। फखरुद्दीन ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन बाटले और उसके साथियों ने तुमसे मुलाकात की और तुमने उन्हें बहुत सी आसानियां मुहैया की। इस लिहाज से तुम सजाए मौत के मुस्तहिक हो, लेकिन तुम टाइगर के दोस्त हो और तुम यकीनन पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करने वाले मुतहर्रिक आदमी नहीं हो, इसलिए तुम्हें माफी दी जा सकती है। और सुनो, यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, इससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि बाटले और उसके सारे साथी खत्म हो चुके हैं। तुम हमें ये बताओ कि हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, चीफ कौन है और कहाँ रहता है। इमरान ने कहा, थैंक यू सर, हार्ट एजेंसी के चीफ का नाम जेम्स है। जहाँ तक हेडक्वार्टर का ताल्लुक है तो कहा जाता है कि सहराए काबी में कहीं खुफिया हेडक्वार्टर है। अलबत्ता सब हेडक्वार्टर लॉगन में है, जो 0066 एवेन्यू में है। फखरुद्दीन ने जवाब देते हुए कहा, हार्ट एजेंसी के चीफ का नाम जेम्स बताया है तुमने? इमरान ने कहा, हाँ, आप उन्हें जानते हैं? फखरुद्दीन ने चौंक कर कहा, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो काफी अरसा पहले ग्रेट लैंड स्पेशल फोर्स का मुतहर्रिक और फाल एजेंट था, फिर उसे चीफ बना दिया गया। इमरान ने कहा, आप प्लीज उन्हें ये ना बताएं कि मैंने आपको एजेंसी या उनके बारे में कुछ बताया है, क्योंकि आपकी यहाँ आमद उनसे खुफिया नहीं रहेगी। यहाँ होटल में उनके खुफिया एजेंट मौजूद है। फखरुद्दीन ने कहा, तुम कभी सहराए काबी गए हो? इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, नहीं जनाब, वहाँ न कोई आदमी दाखिल हो सकता है और न कोई जीप वगैरह, सिर्फ स्पेशल हेलीकॉप्टर्स वहाँ आते जाते हैं, जो डिफेंस वॉर सिस्टम के लोगों को सहराए काबी में ले आते और ले जाते हैं। फखरुद्दीन ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। डिफेंस वॉर सिस्टम सहराए काबी में है? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, मुझे इसलिए इसका इल्म है कि जेम्स ने मुझे फोन करके कहा था कि हुकूमत ग्रेटलैंड की आला सतह मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि इमरान को सहराए काबी से दूर रखने के लिए हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर को वो खुद तबाह कर देंगे, क्योंकि हुकूमत का ख्याल है कि कहीं इमरान वॉर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह न करते, जबकि सब हेडक्वार्टर लॉगन को हेडक्वार्टर का दर्जा दे दिया गया है। और साथ ही हुकूमत ने फैसला किया है कि पारस लेबोरेटरी मिशन को हार्ट एजेंसी से वापस लेकर ब्लैक एजेंसी को दे दिया जाए, जिसके चीफ का नाम ऑर्थर है। और ऑर्थर ने ये मिशन अपनी एजेंसी के सुपर एजेंट डेविड को दे दिया है, जो सिया फार्म है। उसका पूरा ग्रुप सिया फार्मों पर मुश्तमिल है। अब वो ग्रेटलैंड में आपके लिए ट्रेसर्स फैलाए वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। फखरुद्दीन ने नए नए इंकशाफात करते हुए कहा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं वहाँ 10 साल मुतहर्रिक रहा हूँ, इसलिए मेरे ताल्लुकात ग्रेटलैंड में दूर तक है। क्योंकि मुझे बाटले की मौत से बेहद अफसोस हुआ था, क्योंकि वो हाथ का बहुत सकी था और मुझे यकीन था कि वापसी पर वो मुझे भारी रकम देकर जाएगा। और फिर जब जेम्स ने बताया कि अब मिशन ब्लैक एजेंसी को दे दिया गया है, तो मैंने उनके आदमियों से राब्ता किया तो ये मालूमात मिली जो मैंने आपको बता दी है। हाँ, एक बात और भी बता दूं कि ब्लैक एजेंसी के सुपर एजेंट डेविड के जिम्मे 2 काम लगाए गए हैं। एक तो पारस लेबोरेटरी को तबाह करना और दूसरा आपके ग्रेटलैंड पहुंचने पर आपका खात्मा करना। लेकिन असल मसला आपको ट्रेस करने का है, इसलिए डेविड ने ट्रेसिंग का काम एक ट्रेसर के जिम्मे लगाया है। फखरुद्दीन ने कहा, तुमने मुझे हैरान कर दिया है, इस कदर मालूमात तुमने कहां से हासिल की है? इमरान ने कहा तो फखरुद्दीन बेख्तियार हंस पड़ा। जो फितरत आपके शागिर्द टाइगर की है वही मेरी भी है। मैं शुरू से अपने नोट्स में आए हुए हर मामले से बाखबर रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर एक मजबूरी की वजह से मुझे ग्रेटलैंड छोड़ना पड़ा, जबकि मेरी रूह अब भी वहीं रहती है। ये और बात है कि मैं अमली तौर पर किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन बाखबर रहने की कोशिश जरूर करता हूँ। आप और टाइगर दोनों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इसलिए आप पर मुकम्मल एतमाद करते हुए मैंने आपको तमाम तफसील जो मुझे मालूम है बता दी है। फखरुद्दीन ने कहा, ओके, तुम्हारा हमसे ये ताउन आइंदा तुम्हारे लिए बेहद मुफीद साबित होगा। ये बताओ कि ये ट्रेसर कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और सहराए काबी पर नजर रखने वाले खुसूसी सैटेलाइट का कंट्रोलिंग ऑफिस कहाँ है? इमरान ने कहा, सैटेलाइट के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, सिर्फ इतना सुना है कि यह ऑफिस ग्रेटलैंड के सरहदी शहर ब्रिस्टल में है। जहाँ तक ट्रेसर का सवाल है तो उसका नाम गैस्पर है और उसका कंट्रोल ऑफिस लॉगन की मारू रिहायशी कॉलोनी रॉयल कॉलोनी में है। बहुत बड़ी इमारत है जिसके चारों कोनों में बाकायदा ऊंचे टावर्स बने हुए हैं। गैस्पर का ऑफिस वही है। फखरुद्दीन ने जवाब देते हुए कहा, और कोई अहम बात जो तुम हमें बताना चाहो? इमरान ने कहा, मजीद ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी किसी भी सूरत में मेरा नाम सामने न आए, वरना ये इस कदर बड़े माफिया है कि मुझे मच्छर मक्खी की तरह मसल कर रख दिया जाएगा। फखरुद्दीन ने कहा,
गो तुमने पारस लेबोरेटरी के खिलाफ काम करने वाले एजेंटों की भरपूर मदद की है, इसलिए तुम्हारा जुर्म नाकाबिल माफी था, लेकिन तुमने तशद्दुद के बगैर असकुत पारस लेबोरेटरी को हमेशा के लिए बचाने के टास्क में हमारी भरपूर मदद की है, इसलिए तुम्हें माफ कर दिया गया है, लेकिन आइंदा तुमने मोहतात रहना है। इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही जूलिया और सालेहा के साथ फखरुद्दीन भी उठकर खड़ा हो गया। आपका शुक्रिया जनाब, फखरुद्दीन ने कहा तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर इमरान जूलिया और सालेहा समेत उसके ऑफिस से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे।